हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में हिंदी लोक भारती जो कि 10th क्लास का है। आपका ना ये 9वां लेसन है, रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो आज हम इसका ना स्वाध्याय देखने वाले, यानी कि इस लेसन में जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए एक्सरसाइज में, हम उन सब के आंसर क्वेश्चन देखने वाले। और ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और एंड तक वीडियो को देखिए, और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, और वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको सारे क्वेश्चन के आंसर मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे स्वाध्याय का सबसे पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, और उसका पहला है कि संजाल पूर्ण कीजिए। अब आपको इसमें मैं डायरेक्टली समझा देती हूँ कि क्या करना है। आपको देखो बीच में रिश्ता नज़र आ रहा होगा, रिश्ते लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा है पति पत्नी, यानी कि कौन था पति पत्नी जिसके बीच में ये रिश्ता आता था, उनका नाम लिखना है। फिर शंकर गोपाल प्रसाद, तो ये इसके बीच में क्या रिश्ता था वो यहाँ पे बताना है। राम स्वरूप उपमा, इनके बीच में क्या रिश्ता वो यहाँ लिखना है। नौकर मालिक, इनके बीच में क्या रिश्ता था, किसके बीच में रिश्ता था ये दोनों, वो लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्टली आंसर देखते हैं। ओके, चलिए कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, तो अब आप स्क्रीन पे देखिए, आपको मैं जिस तरह बताती हूँ आप उस तरह वहाँ वहाँ पे वो चीज़ लिख ले। ठीक है, यहाँ पे राम स्वरूप उपमा दिख रहा है ना लिखा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पिता पुत्री। ठीक है, और यहाँ पे नौकर मालिक लिखा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे रतन राम स्वरूप। ठीक है, और उसके बाद आता है शंकर गोपाल प्रसाद, तो यहाँ पे लिखेंगे पुत्र पिता। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा लिखा था, अभी स्लाइड से ढक गया है वो, रुको मैं बता देती हूँ आपको फिर भी हटाकर। ओके, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पति और पत्नी लिखा है, तो वो कौन था। तो यहाँ पे लिखना है आपको राम स्वरूप प्रेमा। ठीक है, यानी कि इनके बीच में कौन सा रिश्ता, या फिर जो नाम दिया गया है उनके बीच में क्या रिश्ता है, वो सब हमने आपको बता दिया। आपको स्क्रीन पे दिया गया, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हमारे स्वाध्याय का अगला क्वेश्चन है, कृति पूर्ण कीजिए। पहला है व्यावसायिक शिक्षा के नाम, तो व्यावसायिक शिक्षा के नाम तो वो आपको दो जगह ये दोनों बॉक्सेस में लिखने। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो व्यावसायिक शिक्षा के नाम पहले बॉक्स में लिखेंगे वकील, और दूसरे में लिखेंगे मेडिकल। ठीक है, चलिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, दूसरे का दूसरा था शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। तो वाद्यों के नाम आपको बताने थे, तो मैंने यहाँ पे पहले बॉक्स में लिखा है हारमोनियम और दूसरे बॉक्स में लिखा है सितार। ठीक है, तो आपको इन दोनों बॉक्सेस में भी यही नाम लिख लेने। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। हमारे स्वाध्याय का नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। लिखा है गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, यानी जो गोपाल प्रसाद जी जो थे हमारे पार्ट के अंदर जो एक किरदार है, उनकी नज़र में, दृष्टि का मतलब होता है नज़र, उनकी नज़र में बहू कैसी होनी चाहिए। तो इनके 4 पॉइंट आपको बताने, चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट में लिखेंगे हम खूबसूरत हो, दूसरे में लिखेंगे सिलाई जानती हो, तीसरे में लिखेंगे ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। ठीक है, और ये ज़्यादा की जगह ना आप अधिक भी लिख सकते हो, तो यानी इस तरह सेंटेंस आप लिख सकते हो तीसरे पॉइंट में कि अधिक पढ़ी लिखी ना हो, या तो फिर ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, या तो ज़्यादा की जगह अधिक यूज़ कीजिए, या तो फिर अधिक की जगह ज़्यादा, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो ना हो ये लिखा है। ठीक है, चौथे पॉइंट में लिखेंगे चश्मा ना पहनती हो। ठीक है, तो ये जो गोपाल प्रसाद जी जो थे उनकी नज़र में बहू ऐसी होनी चाहिए। तो ये चारों पॉइंट आपको स्क्रीन पे बता दी मैं लिख के, आप लोग लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। चौथा क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का कारण लिखो, यानी कि आपको रीजंस बताने सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं ना। ठीक है, पहला है बाप बेटे चौंक उठे, उमा को चश्मा लगा। तीसरा, रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। और चौथा, उमा को गुस्सा आया। अब इन सब के पीछे रीज़न क्या था, कारण क्या था कि बाप बेटे चौंक उठे, तो ये सारे इन सब के पीछे जो भी रीज़न है वो हमें बताना होगा। ठीक है, चलिए हम एक एक करके सबका आंसर देख लेते हैं इन चारों का। ओके, तो आपका जो पहला है ना, एक सेकंड में थिकनेस कम कर लेते हैं। पहला जो लिखा है बाप बेटे चौंक उठे, तो इसके पीछे उत्तर लिखना है आपको, उन्होंने उमा के चेहरे पर सुनहरी रीम वाला चश्मा देखा। ठीक है, इसके आगे लिख लीजिए, या तो फिर ये क्वेश्चन उतारने के बाद उसके नीचे लिख लीजिए आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा का देखते हैं अब हम आंसर। दूसरा जो है, उमा को चश्मा लगा, तो इसके सामने इसका आंसर लिख लीजिए। कारण कारण ये है कि पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी, ठीक है। ये उत्तर है दूसरे का। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। तीसरा है, राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा, क्यों कहा था? तो इसका उत्तर लिखिएगा। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की हारमोनियम बजाना जानती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख लीजिए आप लोग। ओके, आपका आंसर है पूरा। यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे लड़की लिखा हुआ है, ठीक है। वो ढक गया एक्चुअली उसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पे पूरा आंसर मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। आंसर होगा कि राम स्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की हारमोनियम बजाना जानती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का देखते हैं आंसर। चौथा था हमारा, उमा को गुस्सा आया था, क्यों आया था? तो इसका उत्तर लिखिएगा। गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, पेंटिंग, सिलाई और उसकी पढ़ाई आदि के बारे में एक के बाद एक प्रश्न करते जा रहे थे, ठीक है। तो ये है, एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, ये उत्तर है चौथे का, ठीक है। गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, पेंटिंग, सिलाई और उसकी पढ़ाई आदि के बारे में एक के बाद एक प्रश्न करते जा रहे थे, ठीक है। ये चौथे का आंसर है। ओके, यहाँ पे यानी कि हमारा जो चौथा था कारण लिखिए, इसके सारे जो क्वेश्चन थे इन सब के आंसर हमने देख लिए, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का पांचवा। अब अपने स्वाध्याय का पांचवा क्वेश्चन है, सूचना अनुसार लिखिए। पहला है कृदंत बनाइए, ठीक है। तो कृदंत बनाना है आपको पढ़ना का, सीना का, समझना का और चाहना का, ठीक है। चलिए पहले हम इसका आंसर देखते हैं। पहला का ये, फिर दूसरे का बाद में देखेंगे। पहले हम पहले का देखेंगे। आप स्क्रीन पे देखो, आपको जितने भी जो वर्ड दिए गए, पढ़ना, सीना, समझना, चाहत, उन सब के सामने एक नया नया वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलो मैं आपको एक बार फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। पढ़ने के आगे जो बॉक्सेस में लिखेंगे, पढ़ाकू, सीना, सीने वाला, समझना, समझदार, चाहना, चाहत, ठीक है। तो पहला जो था हमारा कृदंत बनाइए, हमने कृदंत बना दिया, ठीक है। ओके, ये कृदंत एक्चुअली में ग्रामर है, ठीक है, हिंदी का एक पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शब्द युग्म पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ही किया गया था हमसे कि शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। तो मैं आपको साफ साफ लफ्ज़ों में बोलूँ कि शब्द युग्म होता क्या है। देखो, दो शब्द के बीच में ना ये ऐसा योजक चिन्ह रहता है, ठीक है। उसी को शब्द युग्म शब्द बोलते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज यही है, ठीक है। आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो ग्रामर सेक्शन रहता है ना, व्याकरण विभाग, उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल शब्द यही है कि जो दो वर्ड के बीच में ना योजक चिन्ह रहता है, आपको वही शब्द युग्म शब्द होता है, ठीक है। देखो, आपको अभी मैं ये सारे जो ये पढ़ के बताऊंगी, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स दिए गए, इसे पढ़ो। तो पढ़ो के बीच में देखो यहाँ पे दिया गया ना योजक चिन्ह, देखो योजक चिन्ह यहाँ पे दिया है। फिर उसके आगे हमने लिखा, लिखो, पेंटिंग, वेंटिंग, सभा, सोसाइटियों, सीधा साधा। देखो हम ऐसा बोलते हैं, हम हमारी जो आम लैंग्वेज उसमें हम बोलते हैं ना, देखो ना कितना सीधा साधा दिख रहा है ना। ऐसा दो शब्द के बीच में ये योजक चिन्ह का आना शब्द युग्म शब्द हो जाता है वो, ठीक है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। और ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ ये नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रामर, लेकिन हाँ कभी कभी ना एग्जाम में पूछ लेता है। तो हमको खाली क्या दिया गया था, हमको ये सारे शब्द दिए गए थे, हमको उसकी जगह खाली जगह दिया गया था, राइट। तो हमने उन खाली जगहों पे क्या किया, अ, उन खाली जगहों पे हमने आंसर लिख दिया, लिखे, वेंटिंग, सोसाइटी और साधा, ठीक है। तो ये आप भी इसी तरह लिख लीजिए उसके सामने सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का। ओके, शब्द युग्म समझ में आ गया होगा आप लोग को, अगर नहीं समझा हो तो बैक करके 1-2 बार सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ओके। हमारे स्वाध्याय का अगला क्वेश्चन है ना, अभिव्यक्ति से किया गया। उसमें क्वेश्चन किया गया है कि सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। अवैज्ञानिकता का मतलब होता है इलॉजिक, यानी आप देखो कि अंधविश्वास हमेशा आपने सुने होंगे आपके घर में क्या, ऑफ कोर्स आपने अपने मोहल्ले में सुने होंगे। अक्सर लोग अंधविश्वास में घिरे हुए रहते हैं।
अब अंधविश्वास क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, बोलते हैं ना अच्छा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूध बॉईल होकर गिर जाना, बोलते ये ऐसा कुछ घटना होने वाली है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। आपके इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ जो भी स्क्रीन पर दिया गया है। देखो, साफ शब्द में बोला जाए ना कि अंधविश्वासी कौन होता है, तो जो आपके दादी होंगे, दादी नहीं मीन्स पर दादी वगैरह जो होंगे, उनकी दादी, तो उन लोग यानी कि जो पहले के जो इंसान थे, यानी पहले के ज़माने के जो लोग होते थे, वो अक्सर अंधविश्वासी होते थे, है ना। तो चलिए हम ये बार इसका आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। हाँ, मेरी दादी बड़ी अंधविश्वासी है। उनका मानना था कि घर से बाहर जा रहे हो और किसी की छींक आ जाए तो जानने वाला का काम पूरा नहीं होगा। किसी के बाहर जाते समय अ, बातें समय कोई छींक दे तो दादी बाहर जाने वाले को रोक देती थी। घर के सभी लोग उनकी इस आदत से परेशान थे। एक बार मेरे भाई को इंटरव्यू के लिए बाहर जाना था। यह इंटरव्यू हमारे ज़िले के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए था। भाई काफ़ी दिनों से इसके लिए तैयारी और प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे बहुत खांसी ज़ुकाम हो रहा था। जैसे ही भाई ने बैग उठाकर चलना चाहा, मुझे ज़ोर-ज़ोर से छींक आने लगी। दादी ने भाई को जाने नहीं दिया और उनका वह महत्वपूर्ण इंटरव्यू छूट गया। घर के सभी लोग इस घटना से बहुत दुखी हुए। मैंने दादी को समझाया कि छींक एक स्वाभाविक क्रिया है। जुकाम होने पर नाक में एक प्रकार की सरसराहट होती है। नाक में मौजूद नर्व सेल इसका संकेत मस्तिष्क को भेजते हैं। मस्तिष्क इसकी प्रतिक्रिया में चेहरे, गले और छाती की मांसपेशियों को सक्रिय कर देता है, जिसकी फलस्वरूप ये सब मिलकर तेज हवा निकाल कर बाहरी कणों को बाहर फेंक देते हैं। यही क्रिया छींक है। दादी के मन में भी भाई के इंटरव्यू को लेकर अफसोस था। उन्होंने मेरी बात समझी और धीरे धीरे अपनी इस आदत को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, लिख लीजिए। ओके, अभिव्यक्ति के इस क्वेश्चन का। और अंधविश्वास आप लोग भी मत कीजिए और ना किसी को जल्दी करने दीजिए, क्योंकि हमेशा आप जो ये छींकना, बिल्ली का रास्ता काट देना या तो दूध उबल करके गिर जाना, वैसे बहुत सारी चीज़ें जो कि अंधविश्वास है। ठीक है, तो आप लोग मत माना कीजिए इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाषा बिंदु से है। उसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्यय को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। यानी कि इन सब में जो ये जो वाक्य आपको दिए गए, इनमें अव्यय क्या है वो उसके सामने आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और वो कौन सा भेद है अव्यय का वो आपको यहाँ पे सामने उसके लिखना है। ठीक है, चलिए उसका आंसर देखते हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे, क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर है। पहला क्वेश्चन था, गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। ठीक है, तो के सामने के नीचे अंडरलाइन कीजिए और अवय के भेद में लिखिएगा संबंध सूचक अवय। दूसरा वाक्य है, वह उठा और घर चला गया। तो और के नीचे अंडरलाइन कीजिए और अवय भेद में लिखिए समुच्चय बोधक अवय। तीसरा वाक्य था, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो अरे के नीचे अंडरलाइन कीजिए यानी रेखांकित कीजिए और अवय भेद में लिखिए विस्मयादि बोधक अवय या क्रिया विशेषण अवय। ठीक है, सॉरी ये एक्चुअली में ये नहीं है। ओके, विस्मयादि बोधक अवय सिर्फ लिखिए, क्योंकि विस्मयादि आपको सिंपल सी वर्ड में आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये विस्मयादि बोधक अवय क्यों है, क्योंकि अरो के सामने ये जो है एक्सक्लेमेटरी साइन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, वही विस्मयादि बोधक, उसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, इसीलिए विस्मयादि बोधक अवय होगा। ठीक है, ये क्रिया विशेषण अवय नहीं होगा। हाँ, ये गलती से जब आप ये करते हो ना, टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक हो जाता है। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, तीसरा में अरे के नीचे अंडरलाइन करोगे और अवय भेद में लिखोगे विस्मयादि बोधक अवय। ठीक है, उसके बाद हमारा था चौथा वाक्य है, वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो आगे के नीचे अंडरलाइन यानी कि रेखांकित करोगे, रेखा लिखोगे, रेखा यानी लाइन खींचोगे और अवय भेद में लिखोगे क्रिया विशेषण अवय। ठीक है, उसके बाद पांचवा वाक्य था, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। तो धीरे धीरे के नीचे अंडरलाइन यानी कि रेखा यानी कि लाइन खींचिए और अवय भेद में क्रिया विशेषण अवय लिखिए। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन साफ कर दे रही हूँ, आपको आंसर लिख लेने। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको समझाई उसी तरह लिखने। ठीक है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपकी हेल्प के लिए ग्रामर की वीडियोस वहाँ अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का। दूसरा क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का कि पाठ में प्रयुक्त अवय छांटिए और उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। ठीक है, तो
अवयव छांटते हैं हम और उनको वाक्य बनाते हैं। ठीक है, अवयव क्या है, फिर उसके सामने इसका वाक्य, वर्ड, फिर वाक्य। ठीक है, इस तरह हम लोग आंसर लिख लेते। चलिए, इससे पहले ना आपका 3 वाक्य और रह गया है पहले क्वेश्चन का। ठीक है, एक्चुअली ध्यान नहीं गया और वो छूट गया था। ठीक है, चलिए पहले हम उसका आंसर देख लेते, फिर हम इस दूसरे का देखेंगे। ओके, हमने 5 वाक्य तक देख लिया था, यानी कि धीरे धीरे जिसके नीचे बोली थी अंडरलाइन कीजिए और उसके सामने लिखिए क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है, उसके बाद छठा वाक्य था हमारा, मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आज के नीचे अंडरलाइन कीजिए और लिखिए उसके सामने अवयव भेद में क्रिया विशेषण अवयव। उसके बाद नेक्स्ट है वाह वाह, खूब सोचा आपने, तो वाह वाह के नीचे अंडरलाइन कीजिए और अवयव भेद में लिखेंगे विस्मय अधिबोधक अवयव। ठीक है, चाची माँ के पास चली गई, तो के पास के नीचे अंडरलाइन कीजिए और अवयव जो भेद है उसके अंदर लिखेंगे संबंध सूचक अवयव। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। यानी कि हमको 8 वाक्य दिए गए थे टोटली, हमने 8 के आंसर देख लिए। ठीक है, और रही बात इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर अब हम देखेंगे। ओके, उसके लिए सॉरी है, एक्चुअली मैं भी इंसान ही हूँ, भूल गई, है ना, इसके लिए सॉरी है। देखो, पहला हमको दिया गया था क्रिया विशेषण अवयव, तो यहाँ पे लिखेंगे धीरे धीरे और दूसरे में लिखेंगे जल्दी। ठीक है, पहला वाक्य यहाँ पे लिखेंगे वह धीरे धीरे चलता है, और दूसरा वाक्य लिखेंगे तुम जल्दी से अपना गृह कार्य पूरा करो। ठीक है, गृह कार्य पूरा करो। तो ये दोनों वाक्य यहाँ लिख लीजिए, दोनों जो शब्द है क्रिया विशेषण अवयव दोनों भी लिख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते संबंध सूचक अवयव। दूसरा था संबंध सूचक अवयव, तो पहले में लिखेंगे के लिए और दूसरे में लिखेंगे के अंदर। ठीक है, और वाक्य में पहला लिखेंगे माँ ने मीना के लिए मिठाई लाई। ठीक है, और के लिए के नीचे अंडरलाइन करेंगे। और दूसरा वाक्य यहाँ पे लिखेंगे उसके घर के अंदर एक बिल्ली है, तो के अंदर के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया कीजिए। ओके, और वीडियो कैसा लगा एंड में बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, नेक्स्ट था संबंध समुच्चय समुच्चय बोधक अवयव। राइट, पहला लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे लेकिन। ठीक है, पहला वाक्य लिखेंगे बादल आए और वर्षा होने लगी, और के नीचे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, और दूसरा वाक्य इसका लिखना यहाँ पे दूसरा वाक्य मैं उसके घर गया लेकिन वह नहीं था, लेकिन के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, अब उसके बाद हमारा आता है विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। विस्मयादि बोधक अवयव में पहला लिखेंगे अरे और दूसरा लिखेंगे वाह। वाक्य पहला लिखेंगे अरे आओ इधर भी, अरे के नीचे अंडरलाइन कर देना। और दूसरा वाक्य लिखेंगे वाह आप भी खूब खेलें। ठीक है, वाह के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भाषा बिंदु का। हमारे भाषा बिंदु का नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे आकृति में दिए हुए अवयव के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अस्वतंत्र वाक्यों का क्या मतलब है मैंने आपको ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो आप अगर अपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है, चलिए मैं फिर भी एक बार बता दूं कि स्वतंत्र वाक्य का मतलब क्या होता है। स्वतंत्र वाक्य का मतलब होता है कि जिसका एकदम आज़ाद हो, उसमें कोई शर्त ना हो। जैसे कि कोई भी आपको यहाँ पे बोला गया काश, तो काश का क्या होता है, काश मैं भी वहाँ होता। चलो एक शब्द एक मतलब वाक्य मैंने बना दिया, काश मैं भी वहाँ होता। तो ये एकदम आज़ाद है, इसमें कोई आपको क्वेश्चन में बोला नहीं गया ना कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। आपको इसलिए बोला है स्वतंत्र वाक्य बनाना, तो हमने स्वतंत्र वाक्य बना दिया। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो पहले तो हम इन तीनों का काश, बाद और बल्कि, इन तीनों का हम पहले इन तीनों अवयव का पहले भेद देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका वाक्य भी देखेंगे। तो पहला काश है, काश में लिखेंगे विस्मयादि बोधक अवयव और वाक्य लिखेंगे काश मैं परीक्षा में प्रथम आती। ठीक है, और काश के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद है बाद में लिखेंगे क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है, और वाक्य में लिखेंगे बाद में खेलने जाना। तीसरा है बल्कि, भेद लिखेंगे समुच्चय बोधक अवयव, और वाक्य लिखेंगे वह कक्षा में ही प्रथम नहीं आई बल्कि पूरे राज्य में प्रथम आई। देखो यहाँ पे बल्कि के नीचे अंडरलाइन कर देना। ओके, तो पहले हम इन 3 का देखें और बाकी जो बचे हुए हैं अब हम उनका देखेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे जितना आता है मैं उसको उतना आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ आंसर। ठीक है,
हमने यहाँ तक इन 3 तक देखा, बल्कि तक। अब हम ना यहाँ तक देखेंगे कारण तक पहले, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का बाद में देखेंगे, क्योंकि कारण तक ही स्क्रीन पर जो वाक्य आएगा, ठीक है। मतलब उतना ही हो सकता है, उतना ही दिखेगा आपको स्क्रीन पर, उतना ही फिट हो पाएगा, ठीक है। तो हम यदि से लेकर कारण तक भेद और उसके वाक्य देखेंगे कि क्या है अवय का, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। यदि तो अवय के भेद में लिखेंगे समुच्चय बोधक अवय, और वाक्य लिखेंगे यदि उसे मिलना होता तो 2 बजे से पहले आए। यदि और तो के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट है वाह में भेद लिखेंगे विस्मयादि बोधक अवय, और वाक्य लिखेंगे वाह कितना सुंदर नज़ारा है। तीसरा है के अलावा अवय, ये भेद लिखेंगे संबंध सूचक अवय, और वाक्य लिखेंगे अंगद के अलावा सभी कक्षा में उपस्थित हैं। के लिए भेद लिखेंगे संबंध सूचक अवय, वाक्य दादी जी के लिए खाना लाओ। क्योंकि भेद होगा समुच्चय बोधक अवय, वाक्य मैं यहाँ नहीं बैठूंगा क्योंकि यहाँ गंदगी है। हाय भेद होगा विस्मयादि बोधक अवय, और वाक्य होगा हाय यह क्या हो गया। प्राय ये भेद होगा क्रिया विशेषण अवय, और वाक्य होगा प्राय हम बड़े सवेरे ही सैर पर जाते हैं। और भेद होगा समुच्चय बोधक अवय, और वाक्य होगा माँ और दादी बाजार गई हैं। के पास भेद होगा संबंध सूचक अवय, और वाक्य होगा बच्चे घर के पास खेल रहे हैं। इसलिए का भेद होगा समुच्चय बोधक अवय, और वाक्य होगा वह पढ़ता नहीं था इसीलिए फेल हो गया। आप लोग भी पढ़ाई क्या करो, हाँ, नहीं तो फेल हो जाओगे। उसके बाद हमारा अगला जो है वो है की तरफ का अवय भेद है संबंध सूचक अवय, और वाक्य है घर की तरफ मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट है कारण का ये भेद है संबंध सूचक अवय, और इसका वाक्य है तेज बारिश के कारण बाढ़ आ गई, ठीक है। अब आप एक चीज़ कॉमन देखो, मैंने ये नहीं बोला आपको इस चीज़ के नीचे अंडर लगाना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी थी कि है ना, जो भी दिया गया आपको उस वाक्य में वो जो आ रहा है, जैसे वह आ रहा है इस वाक्य में, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने अवय दिया गया था हमको, हमने उस अवय को उसके भेद देखे और उसको वाक्यों में, स्वतंत्र वाक्यों में बताया, ठीक है। तो जो भी अवय वाक्य के अंदर आ रहा है ना, के अलावा सबके नीचे आपको जिस तरह स्क्रीन पे दिख रहा है उसे सेम टू सेम लिख लेना है, क्योंकि जैसे अंडरलाइन बताया हुआ जैसे जैसे लिखा हुआ है ना, आपको सेम लिख लेना है, ठीक है। चलिए हम बचा हुआ जो है हमारा वो देख लेते हैं। एक सेकंड में रुक जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो हमने यहाँ तक देख लिया, अब अच्छी नहीं तो ये दोनों है ना, अब इन तीनों का हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे उतना ही फिट हो रहा था इसलिए मैंने उतना ही दिखाया। अच्छा और नहीं तो का आंसर अब हम देखेंगे, यानी उसका वाक्य देखेंगे और उसका भेद क्या है वो देखेंगे। हमारा वाक्य है पहले अवय है अच्छा, भेद होगा विस्मयादि बोधक अवय, और वाक्य होगा अच्छा तुम भी आ जाना। उसके बाद है नहीं तो भेद होगा समुच्चय बोधक अवय, और वाक्य होगा तुम मेहनत से पढ़ाई करो, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। देखो यहाँ पर भी पढ़ाई से मेहनत से नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है, तो पढ़ना, ठीक है। तो हमने अच्छा और नहीं तो दोनों का भी आंसर यहाँ पे देख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उपयोजित लेखन से। अब उसमें आपको क्वेश्चन किया गया है कि अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करते हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी आपको आयोजक बनना है, यानी जो कि अरेंजमेंट करता है वो, और योग साधना शिविर के लिए आपको क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है। यानी कि विज्ञापन का मतलब होता है एड, एडवर्टाइजमेंट, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐड, आपको ऐड बनाना है, ठीक है। चलिए हम आंसर देखते हैं। अगर आपको ये डिटेल में समझना है ना कि कैसे ये बनाना, अगर आपके मार्क्स ना कटे, ये 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता ही आता है, लिख के ले लो, 100% आता ही आता है, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। तो अगर आपके 5 मार्क्स में से एक भी, आधे मार्क्स भी नहीं करना चाहते ना, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है विज्ञापन का, आपको देखना है। उसके अंदर इन डिटेलिंग आपको समझाया गया कि आपकी कहाँ से कौन सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते, ठीक है। फिलहाल हम इसके आंसर देख लेते पहले। फर्स्टली तो आपको अपनी नोटबुक में ये जो 3 लाइन में लिखा हुआ नजर आ रहा है, योग साधना शिविर सर्वमंगल दल द्वारा आयोजित स्वस्थ तन स्वस्थ मन का वास होता है, ठीक है। ये तीनों लाइन आप ना 3 लाइन में अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है, और जैसे लिखा हुआ स्क्रीन पे वैसे लिखिएगा, ठीक है। अब बाकी का बताती हूँ मैं।
उसके बाद आपको वो 3 लाइन लिखने के बाद एक लाइन छोड़िएगा, उसके बाद ये तीनों पॉइंट लिखिएगा। ये पहला और दूसरा, ये तीनों जो पॉइंट ऐसे गोल गोल दायरे में दिया गया है, ठीक है, मतलब हिंट है आपको, उसी तरह आपको लिखना है, ऐसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सफ़ेद स्लाइड में, ठीक है, वाइट स्लाइड में। क्या लिखा हुआ है? पहला, शरीर स्वस्थ रखने का सर्वोत्तम पर्याय योगसान। दूसरा है आपके परिसर में पहली बार विद्यार्थियों के लिए। तीसरा है 15 दिनों का योग शिविर। ठीक है, आपको इसी तरह 3 लाइन में और तीनों जैसा दिखाया गया उसी तरह आपको लिखने हैं। ठीक है, अब इसके आगे का देखेंगे हम लोग। अब उसके बाद आप लोग ना 2 लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, 2 लाइन छोड़ने के बाद अब क्या करना है, फिर ऊपर हेडिंग में डालना है, एकदम डार्कली लिखना है, योग साधना शिविर की विशेषताएं। ठीक है, पहला, उत्कृष्ट प्रशिक्षक। दूसरा, योग क्रियाओं का प्रशिक्षण प्रदर्शन। तीसरा, प्राणायाम व योगासन का अधिकाधिक अभ्यास। चौथा, योग क्रिया हेतु आवश्यक सामग्री निःशुल्क। ठीक है, ये लिखना। उसके बाद आपको फिर एक लाइन छोड़ना और ऊपर डार्क में लिखना संपर्क। के बाद लिखिएगा, श्री रविशंकर मित्तल, अखंड व्यायामशाला, दादर। ठीक है, काल विधि 2 नवंबर से 12 दिसंबर 2019। ठीक है, समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। ब्रह्मध्वनि ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, और ईमेल आईडी ravishankar@gmail.com। ठीक है, तो ये आपको इसी तरह जिस तरह स्क्रीन पे वो दिखाई हूँ मैं, एक एक करके आपको उसी तरह लिखना है, क्योंकि टुकड़ों में तो बताना ही पड़ेगा, स्लाइड उतनी आएगी नहीं, है ना। तो और होती तो एकदम छोटे छोटे राइटिंग में होती, जो कि आपको समझ में नहीं होता, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता बताने का। ठीक है, अब आपको जिस तरह मैंने बताई, पहले वो 3 लाइन लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ के फिर वो 3 वर्ड, फिर उस तरह जो आपको बताई हूँ उसी तरह डार्क पेन से क्या लिखना है। अब जब लिख लोगे आप, ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे डेट ना आप 2021 की जगह आप 2022 चल रहा है, सॉरी 2019 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उसको कट करके आप 2022 लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, और फ़ोन नंबर यही डाल देना, क्योंकि ये ओरिजिनल थोड़ी ना होता है, ऐसे ही हम बना देते। ठीक है, और ईमेल आईडी जो लिखा है वैसे ही। इसका मतलब है कि आप हमसे इस तरह भी संपर्क कर सकते हो, कॉल के ज़रिए भी और ईमेल आईडी के ज़रिए भी। जब आपको जिस तरह मैंने सीक्वेंस में बताया वैसे ही लिखना। ठीक है, और उसके बाद से चारों तरफ से ये जो लाइनिंग होती है ना, ये लाइनिंग कर देना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जिस तरह बताई हूँ उस तरह ही लिख लीजिए। ओके, ओके, चलिए पूरा लिख लीजिए। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया आपको वहाँ जाके अच्छे से विज्ञापन का देख लेना है, ताकि कोई डाउट ना रहे एग्ज़ाम में आपको लिखने के टाइम। ठीक है, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे लिख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय एंड टेक केयर। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो हमारा पार्ट था उसके सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बताया, चाहे वो भाषा बिंदु के हो या आपकी एक्सरसाइज के हो, या फिर आपको अलग से जो क्वेश्चन किया गया था उसके भी आंसर हमने बता दिए। ठीक है, चलिए बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, कमेंट सेक्शन बताइए वीडियो कैसा लगा। ओके, कोई डाउट या फिर आपको किसी अदर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। बाय एंड टेक केयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।